देखिए, मार्केट में कई तरह के कस्टमर्स होते हैं और हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। किसी को गाड़ी के लुक्स अच्छे चाहिए, किसी को माइलेज ज़्यादा चाहिए, किसी को कैबिन स्पेस ज़्यादा चाहिए, किसी को फीचर्स भर भर के चाहिए, तो किसी को पर्टिकुलर कंपनी की गाड़ी ही खरीदनी है, तो किसी को अपने पड़ोसी को देखकर गाड़ी खरीदनी है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं गाड़ी खरीदने के। गाड़ी आप चाहे कोई भी खरीदो, लेकिन उस गाड़ी का कौन सा वेरिएंट खरीदना है, कौन सा मॉडल खरीदना है, ये तय करने में किसी को कम तो किसी को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता ही होता है। आमतौर पे मैंने देखा है कि जिन लोगों की उम्र 30, 35 या मैक्सिमम 40 साल तक की है, उन लोगों को अपनी गाड़ी में फीचर्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। और जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है, उनको सिर्फ एक छोटी गाड़ी चाहिए होती है जिसका माइलेज अच्छा हो, फीचर्स हो या ना हो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फीचर्स की लिस्ट बताने वाला हूं जो गाड़ी खरीदते समय आपको प्रेफर करने चाहिए। फिर आप चाहे बेस वेरिएंट खरीदो, सेकंड बेस, मिड, सेकंड टॉप, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लिस्ट में से जितने ज़्यादा फीचर्स उस वेरिएंट में होंगे, वो वेरिएंट उतना ही अच्छा होगा। अगर किसी वेरिएंट में ये सभी फीचर्स मिल रहे हैं तो उससे बेहतर वेरिएंट कोई हो नहीं सकता। सबसे पहला फीचर है व्हील कवर। आप लोग सोच रहे हो कि यार व्हील कवर कोई फीचर हुआ, इसको कौन ही देखता है, हो या ना हो क्या ही फर्क पड़ता है, आफ्टर मार्केट डलवा लेंगे, 1000, 1200, 1500, 2000 के अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। असल में कंपनी से जो व्हील कवर्स लगे हुए आते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और कभी निकलते नहीं हैं। चाहे आप गाड़ी को कितने भी दचकों में पटको, कितना भी शार्प टर्न ले लो, कुछ भी कर लो, वो व्हील कवर्स निकलते नहीं है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट डलवाते हो तो हो सकता है आपको व्हील कवर्स काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के, काफ़ी अट्रैक्टिव व्हील कवर्स मिल जाएं, एलॉय जैसे दिखने वाले व्हील कवर्स भी मिल जाएं, लेकिन वो गड्ढों में जब गाड़ी गिरेगी तो कब निकल जाएगा व्हील कवर आपको पता भी नहीं पड़ेगा। पूरी की पूरी जो चारों व्हील कवर्स की जोड़ी है वो ख़राब हो जाएगी। उसके बाद आपको नया सेट डलवाना पड़ेगा, फिर वो व्हील कवर में से कोई दूसरा निकल जाएगा, फिर दोबारा आपको नया सेट डलवाना पड़ेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। कभी भी कोई भी व्हील कवर आपकी गाड़ी पर परमानेंट नहीं टिक पाएगा। इसलिए हो सके तो कंपनी से डले हुए व्हील कवर्स ही लेने चाहिए। दूसरा फीचर है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये फीचर बहुत ही कम गाड़ियां ऐसी हैं जिनके बेस वेरिएंट में मिलता है। ज़्यादातर गाड़ियों के मिड वेरिएंट से मिलना चालू होता है और कुछ कुछ गाड़ियों के तो टॉप वेरिएंट में मिल रहा होता है। लेकिन ये बहुत काम का फीचर है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। आप अगर नाइट ट्रैवल करते हो या हाईवे ट्रैवलिंग करते हो, कुछ भी करते हो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपकी गाड़ी में मस्ट है। अगर आप 7-8 लाख रुपए तक की कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो उसके मिड वेरिएंट के नीचे के जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें ज़्यादातर आपको हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। वो प्रोजेक्टर नहीं होते हैं। हैलोजन हेडलैम्प्स अगर आप हाईवे ट्रैवल कर रहे हो तो पता भी नहीं चलती गाड़ी की लाइट कहाँ है। लगता ही नहीं है कि हमारी गाड़ी में से कोई लाइट निकल भी रही है कि नहीं निकल रही है। इसके अलावा हैलोजन हेडलैम्प्स की अपनी ही अलग कहानी है कंपनी के हिसाब से। किसी किसी कंपनी के हैलोजन हेडलैम्प्स बहुत वीक होते हैं, पता ही नहीं चलता लाइट जल भी रही है कि नहीं जल रही है। किसी के ठीक ठाक होते हैं कि हाँ ठीक है, पर लेकिन सेटिस्फैक्ट्री किसी के नहीं होते। सेटिस्फैक्शन आपको सिर्फ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ही दे रहे होते हैं। यही वजह है कि गाड़ी खरीदने के बाद कई सारे लोगों को लगता है कि यार उनके हेडलैम्प्स तो काफ़ी वीक हैं, तो वो आफ्टर मार्केट जाके रिले डलवा लेते हैं। रिले डलवाने से हेडलैम्प्स थोड़े पावरफुल हो जाते हैं। कई लोग रिले की जगह एलईडी बल्ब डलवा लेते हैं, जिससे लाइट भी सफ़ेद हो जाती है और थोड़ी पावर भी बढ़ जाती है। लेकिन इन दोनों तरीक़ों से आपकी गाड़ी की वारंटी पर असर पड़ता है। कंपनी वाले तो तैयार बैठे ही होते हैं कि आप कोई ऐसा काम करो और बाई चांस अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इस काम को बोल दें कि भैया आपने इस तरह से आफ्टर मार्केट ये एसेसरी डलवाई थी, इसलिए ये वारंटी आपको हम नहीं दे सकते, क्योंकि भाई उनको तो फ्री में रिपेयर करके देना पड़ रहा है आपको आपकी गाड़ी। तो वो बचने की पूरी कोशिश करते हैं और उस कोशिश का सबसे पहला बहाना ये हेडलाइट में डली हुई रिले या फिर एलईडी बल्ब होते हैं। इसलिए अगर आपको थोड़े बहुत पैसे खर्च करके एक अपर वेरिएंट खरीद कर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रेफर करना चाहिए। तीसरा फीचर है ऑटो फोल्ड ORVM। मतलब कि आपकी गाड़ी में एक बटन दिया जाता है, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो गाड़ी के बाहर दोनों तरफ जो शीशे लगे हुए हैं पीछे का देखने के लिए, वो शीशे एक बटन दबाने से ही बंद हो जाते हैं और उसी बटन को वापस दबाने से खुल जाते हैं। ये फीचर आपको सुनने में शायद उतना यूज़फुल ना लग रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये काफ़ी यूज़फुल है और हर दिन यूज़ होता है। अगर आप भारत में रहते हो तो कई बार ऐसा होता है कि सकरी जगहों से हमें गाड़ी निकालनी पड़ती है, कोई गलत तरह से गाड़ी पार्क कर गया या गली काफ़ी छोटी है, तो उस कंडीशन में हमें ORVM बंद करना ही पड़ता है। तो अगर ये फीचर है तो सिंपली एक बटन दबाओ, दोनों ORVM बंद हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन ये नहीं है तो आप पहले आपको सीट बेल्ट हटानी पड़ेगी, को ड्राइवर सीट पर आपको है ना पतंग बन के टेढ़ा लेटना पड़ेगा, फिर वहाँ से हाथ ले आके आप अपने ORVM को बंद करोगे। फिर वो सकरी जगह से निकलने के बाद में आपको वापस से पतंग बनना पड़ेगा और ORVM खोलना पड़ेगा।
इतना सब कुछ करना पड़ेगा। सिंपली अगर ये फीचर होता तो आपको एक बटन दबाना है बंद, एक बटन दबाना है खुल गए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी पार्क करके गए, लौट के आए तो आपको अपना ORVM टूटा मिला या स्क्रैच लगा मिला। कई टू व्हीलर वाले होते हैं, फोर व्हीलर वाले होते हैं या जानवर होते हैं, वो लड़ते हैं वहाँ से निकलते हुए आपको ORVM को तोड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर ये फीचर होता है तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी को बंद करते हो तो आपके दोनों ORVM अपने आप फोल्ड हो जाते हैं। अगर ये फीचर आपकी गाड़ी में अपने आप फोल्ड होने वाला नहीं भी है तो आप एक बटन से फोल्ड करके जा सकते हो, लौट के आओगे तो आपकी गाड़ी सुरक्षित मिलती है। तो ये फीचर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। चौथा फीचर है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM। मेरे हिसाब से तो ये फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को ऑटो फोल्ड ORVM भले ही ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM तो होना ही होना चाहिए। पहले की गाड़ियों में ये फीचर काफ़ी प्रीमियम था, हर किसी गाड़ी में नहीं मिलता था, तो अपने आप से खुद ही हाथों से है ना एंगल सेट करना पड़ता था। तो बड़ी मुश्किल होती थी कि भैया आप ड्राइवर सीट से पतंग बन के उल्टा लेटे और आपने एंगल सेट कर लिया, लेकिन सेट करा तब जब आप पतंग बन के लेटे हुए थे। अब आप ड्राइवर सीट पर जैसे ही वापस आके बैठे तो भाई आपका एंगल अभी भी गड़बड़ है। तो 2 से 3 मिनट, कई बार 5 मिनट भी लग जाते थे एंगल सही तरह से सेट करने में कि हाँ भाई पीछे का ढंग से दिखना चाहिए, तब जाके वो सेट होता था। फिर आप कहीं गाड़ी खड़ी करके चले गए, कोई बच्चा आया उसने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, फिर आपको टाइम लग रहा है उसको वापस सेट करने में। लेकिन अगर ये फीचर आपकी गाड़ी में है कि एक बटन से ही आप एंगल सेट कर सकते हो, तो आप खुद ही सोचो कितना टाइम और कितना दिमाग आपका बच सकता है। पांचवा फीचर है रियर AC वेंट्स। भारत में कितनी गर्मी पड़ती है आप लोगों को पता ही है, 12 में से 9 महीने तो गर्मी पड़ रही होती है भयंकर। वो भी इतनी कि अगर 5 मिनट के लिए आप गाड़ी छोड़ के चले जाओ तो लौट के आओ तो भट्टी बनी मिलती है। और अगर उसमें भी आपका नसीब खराब है, फ्रंट कैबिन की जगह आपको पीछे वाली सीट पर बैठना पड़ रहा है, तो भाई 5 से 10 मिनट तो लग जाते हैं वहाँ तक ठंडक आने में। अगर रियर AC वेंट्स नहीं है तब तक तो पीछे बैठे हुए लोगों के रोम रोम ट्रू ट्रू होने लगते हैं। वैसे तो आजकल ये फीचर लगभग हर किसी गाड़ी में मिलने लगा है, लेकिन हर किसी वेरिएंट में नहीं मिल रहा होता। इसलिए कोशिश करें कि आपके वेरिएंट में ये फीचर हो, ताकि पीछे वाले लोग आपको, मतलब कि आगे बैठे हुए लोगों को दिल से गाली ना बके। छठवां फीचर है चार्जिंग पोर्ट्स। देखो वैसे तो आजकल के टाइम पे ये फीचर ना स्टैंडर्ड हो गया है। मतलब अगर आप किसी भी गाड़ी का, सस्ती से सस्ती गाड़ी का बेस वेरिएंट भी खरीद रहे हो ना, तो आपको फ्रंट कैबिन में 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पोर्ट तो मिल ही जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसमें आप सिंपली 1000, 1200, 1,500, 2,000 रुपये का एक फास्ट चार्जर लेकर लगा सकते हो और अपने मोबाइल को बहुत आसानी से चार्ज कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम पर हर कोई मोबाइल रखता है और किसी के भी मोबाइल कभी चार्ज नहीं होते। गाड़ी में बैठते से ही हर किसी को कॉर्ड चाहिए होती है। तो इसलिए अगर फ्रंट कैबिन के साथ साथ रियर कैबिन में भी एक चार्जिंग पोर्ट हो, फिर वो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ही क्यों ना हो, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए गाड़ी खरीदते समय अब यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी में जितने ज़्यादा चार्जिंग पोर्ट्स होंगे उतनी अच्छी बात होगी। 7वां फीचर है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। भाई ये बहुत काम का फीचर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत ही कम गाड़ियों में ये बेस वेरिएंट में मिल रहा होता है। महंगी से महंगी गाड़ियों में भी ये मिड वेरिएंट में मिलता है, या फिर कुछ कुछ में तो टॉप वेरिएंट में दिया जा रहा है, लेकिन काम का बहुत है। आपने देखा होगा अक्सर कई सारे अंकल लोग हैं ना, स्टीयरिंग से छाती चिपका कर गाड़ी चला रहे होते हैं, क्योंकि उनको रोड नजर नहीं आ रही होती है, सीट इतनी नीचे होती है। भाई कई सारे लोग तो तकिया लगा लेते हैं सीट के ऊपर, उसके ऊपर बैठते हैं फिर चलाते हैं, जो बहुत ज़्यादा अनसेफ है आपकी बॉडी पोस्चर के लिए। लेकिन 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके गाड़ी का वो वेरिएंट नहीं खरीद पा रहे होते जिसमें ये फीचर मिल रहा होता है, जबकि इसके साथ में और भी फीचर आपको मिल जाएंगे 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर, लेकिन लेंगे नहीं। 8वां फीचर है पावर विंडोज़। आज भी कई सारी ऐसी बजट गाड़ियाँ हैं जिनमें फ्रंट पावर विंडोज़ मिल रही होती हैं बेस वेरिएंट, सेकंड बेस वेरिएंट में, और उसके बाद में जाके रियर पावर विंडोज़ मिलना चालू होती हैं। तो आप कोशिश करो कि भाई आगे और पीछे, मतलब कि चारों विंडोज़ में पावर विंडो हो। आज के टाइम पर खरीदी हुई गाड़ी में घुमा घुमा कर शीशे खोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पावर विंडोज़ तो खैर आज की तारीख में काफ़ी बेसिक फीचर हो चुका है। अगर मैं नहीं भी बोलूँ आप लोगों को, तब भी आप वही वाला वेरिएंट खरीद रहे होगे जिसमें चारों पावर विंडोज़ हैं। लेकिन एक टाइम था जब पावर विंडोज़ काफ़ी प्रीमियम फीचर था, जैसे कि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम था, IRVM था, टिल्ट स्टीयरिंग, AC, पावर स्टीयरिंग, ये सभी फीचर्स पहले काफ़ी प्रीमियम हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर मिल ही जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। मतलब बेस वेरिएंट में ये फीचर्स होते ही होते हैं, इनके लोग गिनना ही बंद कर गए इन फीचर्स को। 9th फीचर है रियर डिफॉगर। ये काफ़ी काम का फीचर है। अगर बरसातों का मौसम चल रहा है या ठंडों का मौसम चल रहा है तो काफ़ी काम आता है, बहुत काम आता है। कई जगह तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर है। मैं तो इसको सेफ्टी फीचर कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ये फीचर आपके वेरिएंट में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है, थोड़े बहुत पैसे खर्च करके मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस फीचर को आप आफ्टर मार्केट नहीं डलवा सकते हो। कई सारे लोग गलत तरीके से जानकारी फैला रहे होते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, डिफॉगर नहीं भी डले तो अपन एक काम करेंगे, आफ्टर मार्केट वाइपर लगवा लेंगे। एक ही बात है, एक बात नहीं है, दोनों का काम अलग अलग होता है। वाइपर फॉग को क्लियर नहीं कर पाता है, उसके लिए डिफॉगर ही लगता है। 10वां फीचर है रियर वाइपर एंड वॉशर।
भाई वैसे तो देखो ये फीचर काफ़ी काम का है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये आफ्टर मार्केट डल जाता है और अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है और काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। अगर आपके वेरिएंट में कंपनी से लगा हुआ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा हुआ मिल रहा है तो आफ्टर मार्केट भी आप बहुत प्यार मोहब्बत से इसे डलवा सकते हो। 11वां फीचर है म्यूजिक सिस्टम। भाई आज के टाइम पे म्यूजिक सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है और उतना ही ज़्यादा इस फीचर को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि आफ्टर मार्केट एक से एक दिखने वाले म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल है। लोग सोचते हैं कि यार हम यहाँ 40-50 हज़ार रुपये लगा के अपर वेरिएंट क्यों ही खरीदें, जब हम आफ्टर मार्केट 10,000 रुपये में इससे बड़ी टच स्क्रीन डलवा सकते हैं और साथ में आधे पैसों में हमें 2 की जगह 4 स्पीकर्स मिलेंगे। लेकिन असल में ऑन रियलिटी बात करें तो आफ्टर मार्केट के 4 स्पीकर्स का आउटपुट कंपनी से लगे हुए 2 स्पीकर से भी बेकार होता है। आफ्टर मार्केट जो टच स्क्रीन आप डलवाते हो ना, वो देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब आप उसे उंगलियों से ऑपरेट करते हो तो एक बार में कोई भी चीज़ टच नहीं हो रही होती, बार बार टच करना पड़ता है तब जाके वो काम कर रही होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसकी फिटिंग सही तरह से नहीं हो पाती है, तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स सही तरह से काम नहीं कर रहे होते या फिर काम ही नहीं कर रहे होते। कई बार आपका जो चार्जिंग पोर्ट है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, वो काम करना बंद कर देता है म्यूजिक सिस्टम डलने के बाद में। वहीं अगर आप कंपनी से डला हुआ म्यूजिक सिस्टम लेते हो तो वो एकदम फ्लॉलेस काम कर रहा होता है, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आती उसको ऑपरेट करने में। तो कोशिश करो कि कंपनी से लगा हुआ मिल जाए, और नहीं लगा मिल रहा तो भाई आफ्टर मार्केट तो फिर डलवाना ही है। 12वां फीचर है फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज। देखो आर्मरेस्ट हमें आफ्टर मार्केट मिल जाता है, रिमूवेबल भी होता है, नॉन रिमूवेबल भी होता है। कई सारी कंपनीज हैं जो अपनी गाड़ी में एज अ एसेसरी भी प्रोवाइड कर देती हैं, 4-5 हज़ार का आर्मरेस्ट दे देती हैं ओरिजिनल लगा के। अगर कंपनी ओरिजिनल लगा के दे रही है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है आपके गाड़ी के वेरिएंट में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक तो हाथ रखने के लिए काफ़ी आरामदायक होता है, दूसरा इसके अंदर स्टोरेज मिल जाता है जो काफ़ी काम आ रहा होता है। वैसे तो रियर आर्मरेस्ट भी काम आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम उसके बारे में सोचते भी हैं। आमतौर पर पीछे 2 लोग भी बैठे हुए हैं तो वो नॉर्मली बैठे रहते हैं। हाँ, अगर कुछ ड्रिंक्स वगैरह चल रही हैं तो आर्मरेस्ट को खोलकर उसमें अपना ग्लास या केन वगैरह फंसा लेते हैं, वरना तब तक वो अंदर सीट के अंदर घुसा ही रहता है। 13th फीचर है जिस पर हम कभी कोई ध्यान नहीं देते, वो है स्टोरेज। भाई हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, गाड़ी चला के देख लेते हैं, फीचर कैसे हैं देख लेते हैं, दिख कैसी रही है, माइलेज कितना है, वो सब देख लेते हैं। स्टोरेज नहीं देखते कि गाड़ी में सामान रखने की कितनी जगह है। कई सारी गाड़ियों में जो डोर में बोतल होल्डर्स होते हैं वो ऐसे बोतल होल्डर्स होते हैं जिसमें बोतल घुस ही नहीं पा रही होती। जो पीछे वाले आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें कप जा ही नहीं पा रहा होता। जो सेंट्रल कंसोल में जगह दी होती है वो किसी मतलब की नहीं होती। तो ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकली जांचनी चाहिए गाड़ी खरीदने के पहले कि भाई ये जो जगह दे रखी है वो यूज़फुल है भी कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आगे के डोर्स में बोतल होल्डर है, पीछे है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि जो सेंट्रल कंसोल है वहाँ पर 2 बोतल होल्डर या कप होल्डर बड़े बड़े होने चाहिए। चारों डोर पर बोतल होल्डर्स होने चाहिए जिनमें कम से कम 1-1 लीटर की बोतल आ जाए। जो ग्लव बॉक्स है वो स्पेशियस होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कुछ गाड़ियों में 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सीट के पीछे जो सामान फंसाने की जगह होती है वो तो आप सीट कवर डलवाओगे तो आपको मिल ही जानी है। कुल मिलाकर जितनी ज़्यादा स्टोरेज स्पेसेस आपकी गाड़ी में होती हैं उतना ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है उस गाड़ी में बैठ के 3 से 4 लोगों का लंबा सफ़र करना। 14th फीचर है केबिन लैंप्स। लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कोई फीचर हुआ, ये कोई देखता भी है केबिन लैंप, हमारे मोबाइल में टॉर्च है हम उससे देख लेंगे। ऐसा नहीं है, केबिन लैंप काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। जो बेस वेरिएंट्स होते हैं उनमें एक कॉमन केबिन लैंप दिया जाता है बिल्कुल दोनों केबिन के बीच में, जिसमें एक हैलोजन बल्ब लगा होता है पीले रंग का। आपको कोशिश करना चाहिए कि आपकी गाड़ी में 2 केबिन लैंप हों, एक आगे के केबिन के लिए और एक पीछे के केबिन के लिए अलग से, ताकि अगर आप गाड़ी के अंदर कोई चीज़ गिर गई है या कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं या कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं या कोई चीज़ बस देखना चाहते हैं तो उसको आप जलाकर देख सको। हर चीज़ में मोबाइल निकाल के लट्टू जलाना ज़रूरी नहीं है। 15th फीचर है फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट। ये फीचर मैं आपको इसलिए नहीं गिना रहा कि ताकि आप आराम से गर्दन टिका के गाड़ी में आराम कर सको। ये फीचर मैं आपको इसलिए गिना रहा हूँ कि ये सेफ्टी फीचर होता है। असल में अगर आपकी गाड़ी को पीछे से कोई टक्कर मारता है तो सबसे पहले आपकी गर्दन होती है जो एकदम पीछे की तरफ जाती है बहुत स्पीड से। आपको नेक इंजरी कम से कम हो इसके लिए गाड़ी में हेडरेस्ट लगाए जाते हैं, और अगर ये हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं
तो अपनी नेक की हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो कि इनकेस अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको नेक इंजरी कम से कम हो। उस लिहाजे से सेफ्टी की तरफ से देखा जाए तो ये फीचर ज़रूरी है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट ना ड्राइवर के कभी कोई खास काम आया है, ना ही पीछे बैठे हुए लोगों के कभी कोई खास काम आया है। हाँ, अगर आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हो और किसी एक को ज़्यादा नशे हो गए हैं या फिर भाई वो आराम करना चाहता है तो वो हेडरेस्ट ऊपर करके डल जाता है। उस समय पर 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए ये फीचर काम आता है, बाकी ये लगे ही रहते हैं, कोई काम नहीं आ रहे होते। 16वां फीचर है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। स्टीयरिंग पर कई तरह के कंट्रोल्स दिए जाते हैं म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है उसे कंट्रोल करने के लिए, अगर कोई कॉल आ रहा है तो उसे उठाना है काटना है वो कंट्रोल आप कर सकते हो। अगर क्रूज कंट्रोल आपकी गाड़ी में दिया गया है तो वो भी स्टीयरिंग पर ही कंट्रोल दिया जाता है। मैं नहीं कहता कि ये सारे कंट्रोल्स आपकी स्टीयरिंग पर होने चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए आपके स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स होने चाहिए ताकि ड्राइवर का ध्यान रोड पर ही लगा रहे। अगर स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स नहीं हैं और ड्राइवर गाने सुनना चाहता है या बदलना चाहता है तो उसे अपना ध्यान रोड से हटा के म्यूजिक सिस्टम पर लगाना पड़ता है। और अगर म्यूजिक सिस्टम में टच स्क्रीन दी गई है तो और ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। अगर स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स होंगे तो वो काफ़ी आसानी से रोड को देखते हुए ही वहीं की वहीं कंट्रोल कर लेता है और कोई दिक्कत नहीं होती। तो भाई सेफ्टी के लिहाजे से भी ठीक है और बाकी कंफर्ट का कंफर्ट भी है। 17वां और आखिरी फीचर है सेफ्टी फीचर्स। वैसे तो आजकल की गाड़ियों में आपको मिनिमम फीचर्स मिलने लगे हैं जैसे कि ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, पार्किंग सेंसर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको हर किसी गाड़ी में कम से कम मिल ही जाती हैं। लेकिन आजकल की गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलने लगा है। स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन सेकंड या थर्ड वेरिएंट से आपको मिलना चालू हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल या फिर जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स आपकी गाड़ी में हो सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल जैसे पता नहीं कितने सारे फीचर्स हैं। इनमें से जितने ज़्यादा फीचर्स आप अपनी गाड़ी में रख सकते हो उतना बेहतर है, क्योंकि इन सभी फीचर्स को आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते। जो आपको गाड़ी में लगा हुआ मिला है वही से काम चलाना पड़ेगा। तो आजकल की गाड़ियों में तो खैर 6 एयरबैग्स भी धीरे धीरे स्टैंडर्ड होने लगे हैं, कुछ में अभी भी नहीं है। तो कोशिश करो जितनी ज़्यादा सेफ्टी हो उतना बेहतर है। तो ये थी वो सभी फीचर्स की लिस्ट जिसमें से जितने ज़्यादा फीचर्स आपकी गाड़ी में हो उतना ही अच्छा है। तो कोशिश करें जब भी आप नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो इनमें से जितने ज़्यादा फीचर्स आप अपनी वेरिएंट में बटोर सकते हो बटोर लो। कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप सहमत हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।